हाँ, क्योंकि जब से ये लगन हुआ तब से विदर्भ की जनता की हकमारी हो रही है। अच्छा। 2.5 करोड़ जनता पे अन्याय हो रहा है और दिन ब दिन हो रहा है। ये मेट्रो बनाने से और रोड ब्रिज और इसको विकास नहीं बोले, क्योंकि हमारे पहले अभी मौजूदा सांसद साहब का कहना है जब कि तक ये विदर्भ के 2.5 करोड़ में जनता का विकास नहीं होता, नहीं तो सर उनका तो कहना है कि 1.5 लाख करोड़ का नागपुर शहर का विकास किया उन्होंने। मुझे आप बताइए कि कौन सा झोपड़ा आज महल बना है? बना ना सर, महल पे विकास आपको देखना है तो मैं वही कहना चाहता हूँ, विकास आपको गडकरी वाड़े का दिखेगा। हाँ। बाकी किसी जगह का विकास नहीं हुआ। दोस्तों, इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनकलाब समाचार की विदर्भ राज्य आंदोलन सीरीज़। और विदर्भ राज्य आंदोलन सीरीज़ में जैसा कि आप अलग अलग वीडियोज़ में हमारे साथ में हमारे चैनल पे अलग अलग लोगों से उनके ख़यालात को देख रहे हैं, विदर्भ राज्य को अलग क्यों किया जाए उस बारे में सवालों के जवाब वो दे रहे हैं और उस बारे में जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ में आज हमारे साथ में एक और शख्सियत मौजूद है। शख्सियत का नाम है नरेश नीमजे और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के नागपुर शहर के अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता में ही कल 1 मई 2024 को ब्लैक डे का आंदोलन नागपुर शहर में रखा गया है। तो सर, ये सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। ये 1 मई को ही जो हम हर महाराष्ट्रियन के लिए एक प्राउड डे है, तो आपने 1 मई क्यों चुना उसको ब्लैक डे बनाने के लिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ग्रहण तो ये 1960 में लगा। 1960 में तो सर महाराष्ट्र डे बना ना? नहीं, तो उसी दिन विदर्भ को ग्रहण लगा। उसका कारण ये है तो सर उस दिन के पहले तो हम सीपीएन बरार का हिस्सा हुआ करते थे ना। विदर्भ का इतिहास जो है वैभवशाली इतिहास रहा है। निंजे सर, लेकिन उससे पहले तो हम सीपीएन बरार का हिस्सा हाँ, जब सीपीएन बरार में थे तो नागपुर ये राजधानी का दर्जा इसको प्राप्त था। तो मतलब हम विदर्भ जो है वो इंडिपेंडेंट राज्य तो तब भी नहीं था। दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो पहले राजधानी था, उसके बाद ये उपराजधानी बना। तो सर ऐसी कई मिसालें हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में उप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, तो उसके पीछे के कारण भी हमने ढूंढने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं ना सर। जैसे विदर्भ में आपको पता है कि 23 प्रकार की खनिज संपदा है यहाँ पे, वन संपदा है, पानी है, सब कुछ मुबलक इसमें है। यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्युत तैयार होती है जी। उसके बाद भी ये विदर्भ पिछड़ा हुआ है। आपने 1 मई ही क्यों चुना? नहीं, क्योंकि 1 मई को ही विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। अच्छा, इसीलिए हम 1 मई को ही यानी जिस तारीख को लगन किया गया उसी तारीख को आप है तो शादी तोड़ना चाहते हैं। वो गलत जगह लगन हो गया ना। अरे रे, गलत जगह लगन। ये तो फिर दर्शकों को ऐसा हो गया कि अब जब आप आज तक के महाराष्ट्रियंस होने पर आपने प्राउड फील कर रहे थे, अब आपको विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के लोगों से सुन करके कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। आपके हर कमेंट हमारे लिए वैल्यूबल है ताकि हम आगे फिर बात करें, फिर और आपके ख्यालों से और इनके ख्यालों से एक दूसरे को अवगत करवाते रहे। तो सर ये लगन को तोड़ने की तैयारी है? हाँ, क्योंकि जब से ये लगन हुआ तब से विदर्भ की जनता की हकमारी हो रही है। अच्छा। 2.5 करोड़ जनता पे अन्याय हो रहा है और दिन ब दिन हो रहा है। बैकलॉग जैसे का वैसा है, यहाँ का विकास कुछ भी नहीं हुआ जी, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। कैसे परिभाषित करना चाहेंगे सर आप? नहीं, ये मेट्रो बनाने से और रोड ब्रिज और इसको विकास नहीं बोले, क्योंकि हमारे अभी मौजूदा सांसद साहब का कहना है कि ये विदर्भ के 2.5 करोड़ जनता का विकास नहीं होता। नहीं तो सर उनका तो कहना है कि 1.5 लाख करोड़ का नागपुर शहर का विकास किया उन्होंने। 1.5 लाख करोड़ बहुत छोटा अमाउंट नहीं है ना सर। मुझे आप बताइए कि कौन सा झोपड़ा आज महल बना है? बना ना सर, महल पे विकास आपको देखना है तो मैं वही कहना चाहता हूँ, विकास आपको गडकरी वाड़े का दिखेगा। बाकी किसी जगह का विकास नहीं हुआ। आज भी झोपड़पट्टियां, तमाम झोपड़पट्टियां जो है वो बढ़ रही है नागपुर शहर में। कितना स्लम बढ़ा है अभी नागपुर में? काफी स्लम है। तो काफी स्लम के साथ जो पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन के साथ नया वोटर भी बढ़ा है, तो वोटर बेनिफिट तो दे रहा है ना सर नेताओं को, राजनेताओं को। फिर विदर्भ अलग करने से क्या? ये आप सही बोल रहे हैं। विकास सिर्फ नेताओं का हुआ है, यहाँ के जनता का कुछ भी नहीं हुआ विकास। तो क्या मॉडल है आपके पास? विदर्भ को अलग करेंगे तो क्या मॉडल पे आप विकास की नई परिभाषा होंगी? नहीं, हमारे पास खनिज संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी है। 7200 मेगावाट यहाँ पे तैयार होती है। हमको वापर के लिए सिर्फ 2200 मेगावाट की जरूरत है। बाकी हम बेच सकते हैं, उसका जो पैसा आएगा उससे विकास कर सकते हैं। क्यों चुना 2 मई, 5 मई, 10 मई भी तो चुन सकते हैं? कोई और, क्योंकि 1 मई को ही विदर्भ को जानबूझकर साजिश के तहत महाराष्ट्र में शामिल किया।
इसीलिए हम 1 मई को ही हम काला दिवस मनाते हैं और उस दिन का निषेध करते हैं। तो ये काला दिवस आप लोग पहली बार 1 मई को मना रहे हैं या इसके पहले से मनाते आ रहे हैं? हम 1960 से मनाते आ रहे हैं। तो आपका समिति तो अभी 12 साल पहले मना है। हाँ बिल्कुल, तो उसके पहले काफी समितियां थी, आंदोलन तो चलते आ रहा है। विदर्भ का आंदोलन 117 साल पुराना विदर्भ का आंदोलन है। विदर्भ का आंदोलन 117 साल पुराना कैसे हो गया सर? बिल्कुल, कैसे? यानी ये मांग जो है ये 117 साल पुरानी है। तो सर विदर्भ महाराष्ट्र में आया ही 1960 में है। पहले सीपीएन बरार में था ना। सीपीएन बरार में तो ब्रिटिश राज में था ना सर। जी बिल्कुल, तब से ये मांग है, ब्रिटिश काल से ये मांग है विदर्भ की। तो ब्रिटिश काल में तो राज्यों का फॉर्मेट ही नहीं था ना सर, क्योंकि फॉर्मेट नहीं था ना। नहीं, आप देखिए विदर्भ जो प्रदेश है ये आपको इतिहासकालीन मतलब जो 2 महाकाव्य है महाभारत रामायण, उसमें भी इसका उल्लेख मिलेगा। द्रौपदी जो है विदर्भ की रही है। तो इतना वैभवशाली इतिहास रहने के बाद आज वो तो धार्मिक कहानियों में बात हो गई ना। हाँ। आपकी लड़ाई धार्मिक कहानियों में थोड़ी चल रही है ना सर। आपकी लड़ाई जो है आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की, ये धार्मिक गाथाओं पे बेस करती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो अर्थ कारण पे आधारित है। ये अपने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल नहीं तो सर वो एग्जांपल आपके आंदोलन को सूट नहीं करेंगे ना सर। हाँ, वो ये लड़ाई पूरी फैक्ट पे होना चाहिए। ये लड़ाई पूरी तरह अर्थ कारण पे। 117 साल से कैसा, मेरा पूछना वो है कि आपने बताया कि 117 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ जी। आपका जो समिति वो बना 12 साल पहले है। हाँ। 2012 में आपकी समिति बनी। 12 साल की लड़ाई को आपने 117 साल से जोड़ दिया, तो फिर आप कहीं वैसा तो नहीं कर रहे जैसा हमारे नहीं प्रदेश तो थे ही पहले तो हमारे अभी मौजूदा आसामी हिंद जो कुछ भी बोल देते, कोई भी कहानी कहीं से भी गढ़ देते। नहीं, स्टेट तो आजादी के पहले से है ना। हाँ, स्टेट जो है ये आजादी के पहले से है। तो ये महाराष्ट्र स्टेट आजादी के पहले नहीं था ना सर? नहीं था ना, सही बात है ना। उसके बाद बना ना। हाँ। तब 10 या 12 स्टेट थे उस समय में। हाँ। तो ये जो अभी 30 स्टेट है तो ये तो बाद में बने ना। जैसी जैसी जरूरत रहती है वैसे वैसे स्टेट बनते जाते हैं। तो दर्शकों तब आजादी के समय में कि निंजे सर से हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर आपने 1 मई की खुशी को ही क्यों है तो काला। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के समय इस देश की पॉपुलेशन थी ये 40 करोड़ के आसपास थी। आज वो बढ़कर 140 करोड़ हो गई है। तब 10-12 स्टेट तो थे ही ना। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें अगर हम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो किस समाज किस धर्म के फॉलोअर की बड़ी है? जो मतलब सभी की बड़ी है, सभी की बड़ी है। 140 करोड़ से 140 करोड़। हाँ, और एक आपको नई जानकारी देता हूँ जी। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन विदर्भ का घट रहा है। हाँ, यहाँ पे पहले 11 खासदार थे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज 10 है। तो उसको तो सर पहले 66 आमदार थे, आज 62 है। नहीं, एरिया वही रखते हैं। पॉपुलेशन इसीलिए घट रहा है क्योंकि यहाँ की जनता जो है एरिया तो रोजगार के लिए पलायन कर रही है। एरिया उतना ही है ना, पॉपुलेशन उतना ही है। एरिया लैंड एरिया तो आपका कहीं काट के दिया नहीं ना कि भैया कि ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे था तो एक सांसद उधर ढकेल दिया, ऐसा तो किया नहीं ना। एरिया आपका वही है। अब एरिया पे जैसा आपने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उसका दूसरा सिनेरियो इलेक्शन कमीशन के अगर डेटा से हम देखें तो नागपुर की मिसाल में लेता हूँ। नागपुर में 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें बैलेट और 2024 के चुनाव में बैलेट बढ़ा दिया गया ना सर। तो बैलेट बढ़ाने की वजह से है तो सांसद कम हुए ना, पॉपुलेशन कहाँ कम हुई? बैलेट बढ़ा दिया ना सर। हाँ, सही बात है। 21,84,84 समथिंग का बैलेट कर दिया गया नागपुर का, है ना। तो जबकि ये तो 19 में 18 लाख था तो 4 लाख का बैलेट बढ़ा ना सर। तो वो एक सांसद कम किया गया। तो ये तो टेक्निकली सरकार ने अपने तरीके से उसको ये किया ना सर। हाँ, तो उसके पीछे का कारण क्या है? हाँ। जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे ना, उस कारण पॉपुलेशन घट रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके। तो दर्शकों, नीमजे साहब जैसा कि नागपुर के शहर अध्यक्ष है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के, और कल नागपुर शहर में इन्होंने पूरे विदर्भ में ही वैसे तो ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। तो सर आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपने हमारे थोड़े से पीके सवालों के जवाब दिया और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आंदोलन जिस तरीके से चलता है, आगे बढ़ता है, हम आप उसको कवर करते रहेंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको के आंदोलन को स्पेस देते रहेंगे। आगे भी है तो चर्चाएं बनी रहेंगी। तो दर्शकों, आगे भी हमारी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति या और विदर्भ की लड़ाई लड़ने वाले दूसरे जो भी संगठन हैं उनके साथ भी हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। हमारे स्टूडियो में उनको इन्वाइट करते रहेंगे, आप लोगों तक वो खबर पहुँचाते रहेंगे जो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आप
आप तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए हम ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज़ चला रहे हैं। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अलग अलग पद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अलग अलग पद अधिकारियों की द्वारा कही गई बातें आप तक ला रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। ये जानकारियाँ आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं। आप ये भी कमेंट करें क्या विदर्भा होना चाहिए अलग राज्य के दर्जे में या नहीं होना चाहिए, ताकि एक रेफरेंडम आपके माध्यम से भी हम तक पहुँचे और हमसे जो है समिति तक पहुँचे, ताकि एक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी एक फॉर्म क्या सोचती है क्या समझती है उस बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दर्शकों मिल लेंगे हम फिर एक नए वीडियो में। निंजे सर आपने हमारे स्टूडियो में आने की जहमत उठाई, आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपका आंदोलन है, सारा आंदोलन आपका सकुशल हो जाए, किसी भी किस्म का कोई है तो वहाँ अप्रिय घटना ना हो, हमारी ऐसी आशा है और हमारी दुआएं हैं आप लोग के एफर्ट को लेकर के। तो दोस्तों मिलेंगे, मैं शाकिर रज़ा खान फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर एक नए पर्सनालिटी, नई शख्सियत के साथ बात करेंगे, नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे और इस विदर्भ आंदोलन की सीरीज़ पे भी हम आगे और बात करते रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।